किसी को याद हो तो हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी। ये इक्वेशन डिराइव की थी हमने। जस्ट मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। ये इसमें किसी को कंफ्यूजन है इस इक्वेशन में जो हमने लास्ट टाइम डिराइव की थी? जस्ट आपने जो है फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू आपने पुट कर ली एंड अगेन फॉर्मेट वही है आपके पास, फंक्शन माइनस वाई। ठीक, अब आपने इसको आप क्या करना है, जब ये फॉर्मेट आ गया तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर आप देखें तो सबके पास x की वैल्यू आ रही है, इसके पास नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि 1 के बराबर है और वेट हम समेशन से बाहर निकाले थे क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास, अगर आप y को इक्वल साइन के राइट साइड पे ले जाएं तो आपके पास ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन इस तरह आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन तो मेरे ख्याल में इसमें नहीं है। ठीक, तो आपके पास अगेन इसको आप क्या कर सकते हैं, जब आपके पास ये इक्वेशन आ गई तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आपको दो मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक ए हो गया और ये ए डब्ल्यू हो गया, एंड देन आप इसको बी कह देते हैं। तो आप इसको ए डब्ल्यू इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी। ठीक है, अब हम इसको एक और नोटेशन में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि वो x जो जो हमने 1 के इक्वल लिया था, हम उसको x0 के फॉर्म में लिखते हैं और जो 1 उसकी वैल्यू है वो 1 के बराबर लिखते हैं और हम उसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, जितना भी ये 1 के बराबर। अगेन सेम वही चीज है। तो हमारे पास जो नोटेशन आ जाती है वो ये हमारे पास x है जो कि इनपुट्स है और ये हमारे पास y है जो कि आउटपुट, जो कि डेटा सेट में गिवन होता है। ठीक, अब हमारे पास जो a की वैल्यू है हमने डिराइव कर ली है, उसको हमने इनपुट के फॉर्म में लिख लिया है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। x जो है वो एक मैट्रिक्स है या वेक्टर है और x जो है अगेन ट्रांसपोज फॉर्म में मल्टीप्लाई है। अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आप लोग देखें, तो वो ये सिंपल सा एक इक्वेशन बन जाता है। और जो b हमारे पास है वो x मल्टीप्लाई है y के साथ, तो उसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये हम मैं दोबारा कर रहा हूँ तो इसमें मेरे ख्याल में डिटेल हो गया काफी। तो जो वेट्स जब आपने ए को इस फॉर्मेट में लिख लिया एंड ये आपके पास बी है, तो आपके पास जो वेट का इक्वेशन बन गई इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में आ गई आपके पास। x अगर आपको गिवन हो और y गिवन हो, देन आप इस इक्वेशन में पुट करें और वेट आपको मिल जाएगा। एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट की भी थी इस फॉर्मेट से, जिनका मेरे हाल में कोई 3-4 लाइन का वो होता, उनका बहुत क्या कहते हैं कैलकुलेशन थी और कोड भी 3-4 लाइन का मैट्रिक्स से उन्होंने किया था। तो अगर आपके पास एक इनपुट x गिवन हो और y गिवन हो, तो आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा और आपका मॉडल ये बन जाएगा। ये कैलकुलेशन है जो कि उन्होंने की है। आप इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, 1 इज जस्ट कांस्टेंट वैल्यू फॉर w0 एंड y आपके पास ये x हो गया और ये y हो गया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये कैसे आपके पास आ गया, ये आपके पास x बाई x आपके पास 11/2 एन, और ये जो दूसरा मैट्रिक्स है ये आपके पास 2/11 है।
तो जो मल्टीप्लिकेशन में वो ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाती है 2/2 के फॉर्म में। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ये आप लोग करेंगे तो आप लोग इजीली इसको कर सकेंगे। एंड देन सिमिलरली बी की वैल्यू आप जब ये मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वेक्टर को मैट्रिक्स को वाई से, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। एंड देन आप उसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास सिंपल जो वेट्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर इस इक्वेशन को आप देखिए तो जस्ट कुछ स्टेप है जो आपको वेट्स की वैल्यू दे देते हैं। अब हम इसको जनरलाइज करते हैं। ये क्लियरली आपको नजर आ रही है स्क्रीन? लीनियर इंटीग्रेशन की जो जनरल इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में है। इसमें तो आप काफी हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। तो जो W के पास चूंकि x नहीं है तो हम उसको सिंगल आउट करते हैं और उसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये इससे हम जो fx की वैल्यू बेस्ट फिट गिवन डेटा है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक हो गया? तो अगर हम इसको जनरलाइज एक अगर अब इधर हमारे पास जो है वो इनपुट की वैल्यू है जो कि गिवन होती है, या एक वेरिएबल है जिसमें मैट्रिक्स है, वो आप वैल्यू इनपुट कर लेते हैं तो जस्ट आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल वेरिएबल नहीं है, वो एक फंक्शन है, जरूरी नहीं है कि आपके पास जो इनपुट हो वो जस्ट कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल में आ रही है, वो आपने सेव कर ली है, वो आपका आउटपुट देता है। हो सकता है इनपुट आपका एक फंक्शन हो। जब आप इनपुट आपका कोई फंक्शन है तो जो x है हम उसकी जगह एक फंक्शन लिख लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो instead of single variable let's use predetermined function of x which is h of x का एक फंक्शन है वो। तो हम इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करेंगे? x की जगह सिंपल हम h of x लिख लेते हैं। सिंपल जैसे मैंने पहले कहा कि ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जस्ट जो डेटा है वो एक वेरिएबल के फॉर्म में आ रहे हैं। हो सकता है वो एक फंक्शन आपका इनपुट हो, तो इसलिए हम फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो देखें सिंपल वो एक्स की बजाय आपने एक फंक्शन ऑफ एक्स लिख लिया, एच ऑफ एक्स लिख लिया। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि ये तो एक जस्ट लीनियर लाइन है, तो अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल डेवलप करना हो तो उसका क्या होगा? तो उसको हम इस फंक्शन के थ्रू वो कॉम्प्लेक्स मॉडल डेवलप कर सकते हैं। अब एच ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है आपके पास, कोसाइन फंक्शन हो सकता है जैसे साइन कॉस कॉस, या आपके पास कोई और डिग्री 2 फंक्शन हो सकता है, डिग्री 3 फंक्शन हो सकता है आपके पास। तो वो हम इस फंक्शन के थ्रू उसको हम मैनेज कर सकते हैं और बेस्ट फिट फॉर गिवन डेटा हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन का जो जनरल इक्वेशन है, जब हम उसमें x की बजाय h of 1x लिखेंगे, या हम इसको इनवर्स कहते हैं कि जो हमारे पास h ऑफ फंक्शन है वो जस्ट अ वेरिएबल है, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास क्या आ जाती है? ये हो जाती है। आप रिवर्स जा रहे हैं। फर्ज करें आपने जनरल फार्मूला ये डिराइव कर लिया है W0 प्लस W1 H1 ऑफ x प्लस W2 H2 ऑफ x, बट H2 ऑफ x जो इक्वल है वो x2 की इक्वल है। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन आ गई जो हम पहले भी कर चुके हैं। अगर हमारे पास अब सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन क्या चीज होती है? जी आप लोग जिसका जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कहते हैं, एक्स स्क्वायर से जिसकी पावर मैक्सिमम 2 होती है उसको डिग्री सेकंड ऑर्डर इक्वेशन कहते हैं। थर्ड ऑर्डर उसको कहते हैं जिसका ऑर्डर, या जिसकी एंड में वो कैलकुलेट करो तो 3 वैल्यूज आपके पास आएगी। सेकंड ऑर्डर की आपकी 2 आपके पास वैल्यू आ जाती है।
तो इसको सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इक्वेशन कहते हैं। अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है पॉलिनोमियल रिग्रेशन जिसको कहते हैं, तो आपके पास जो जनरल इक्वेशन है वो इसमें लिखते हैं। जो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन होती है उसमें आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह का इक्वेशन होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो उसमें क्या होता है आपके पास डी स्क्वायर होता है, एक्स को आप डी कह लें, प्लस टी होता है। उसमें आपके पास 2 टाइम्स होती है, एक ऑर्डर पावर 2 के साथ और एक पावर 1 के साथ। तो उसको सेकंड ऑर्डर कहते हैं। तो हम इस वेरिएबल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी स्क्वायर प्लस 1 टू डी स्क्वायर प्लस डी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जनरल एक इक्वेशन आ गई। अगर h1 ऑफ x1 के बराबर है, h2 x2 है, hd जो है xd के बराबर है, बस hd प्लस 1 जो है वो x1 x1 के बराबर है, x2 x1 एंड x2 के बराबर है। ठीक हो गया। तो ये थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल का जो बेस्ट फिट आएगा वो कॉम्प्लेक्स, इस तरह कॉम्प्लेक्स मॉडल बनते जाएंगे। पहले आप जो हमने किया वो 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स गिवन थे, आपने जस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, जस्ट क्वाड्रेटिक का इस तरह कोई मॉडल था वो आपने डिराइव कर लिया। अब अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा है तो जितना कॉम्प्लेक्स डेटा होगा आपका मॉडल उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो अगर ये वही डेटा है जो हम पिछले एग्जांपल में कर चुके हैं, अगर इस डेटा को आप यूज करें थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल के लिए तो आपके पास ये मॉडल आता है। ठीक हो गया। अब इस मॉडल में हमारे पास जो h1 ऑफ x है वो x है, h2 ऑफ x हमारे पास x स्क्वायर है, थर्ड पॉलिनोमियल मींस पावर 3, तो h3 ऑफ x हमारे पास x क्यूब है। तो अगर आप उसको यूज करें तो आपके पास ये मॉडल आ जाता है। अगर हमारे पास पीरियोडिक डेटा हो जिसका इस तरह मॉडल आ रहा होता है, तो उसमें आपके पास जो फंक्शन होते हैं वो किस तरह आप उसको कर सकते हैं। जो आपके पास h1 ऑफ x है वो x के बराबर है, जो आपके पास h2 ऑफ x है वो साइन अल्फा x के बराबर है। ये साइन आपको पता है अल्फा 1x, ये कोई भी अल्फा कांस्टेंट हो गया, x आपके पास वैल्यू है, 1x हो गया या 2x हो गया, 0.5x हो गया, ये जस्ट फंक्शन मॉडिफायर है जो कि आपके फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जी, आप कोई क्वेश्चन? क्योंकि आपने पीरियोडिक डेटा लाना है, तो जब पीरियोडिक डेटा आपने ये बाद में सॉल्व हो रही है सारी चीजें, जस्ट वो आउटपुट है। पीरियोडिक डेटा, ये देखिए आपके डेटा जो है वो पीरियोडिक है, तो जो आपने हाइपोथेसिस लिया हुआ है वो आपने साइन के फॉर्म में लिया हुआ है, तो इसलिए जो आपका हाईएस्ट इक्वेशन है वो आप साइन ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो पीरियोडिसिटी आपको शो हो रही है, इस वजह से आप कहते हैं कि मैं जो मेरे पास जो फंक्शन है वो साइन के फॉर्म में आ रहा है। ठीक हो गया। हाँ, ये साइन फंक्शन की वजह से ये वेव आपकी बन गई। अच्छा, हाउ टू सॉल्व दिस, ये कैसे सॉल्व होता है? ओके, तो हमारे पास जो हमारा मकसद क्या है, वेट्स को फाइंड करना, क्योंकि हमारे पास जनरलाइज मॉडल है, उसके वेट्स अगर आपके पास आ जाएं आपके मॉडल बन जाते हैं। और एरर फंक्शन को हमने वो करना है, मिनिमाइज करना है। जो हमारे पास एरर फंक्शन है, स्क्वेयर एरर फंक्शन इसको कहते हैं, हम यूज करते आ रहे हैं। जो हमारे पास फंक्शन है वो इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया जनरलाइज करके, कि हम जो हमारा इनपुट है वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो हमने इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख लिया। जीरो ऑफ एक्स हमने इक्वल के बराबर किया, क्योंकि हमारे पास w0 जो आ रहा होता है उसमें x नहीं होता, तो हम उस फंक्शन को कांस्टेंट के इक्वल लिख लेते हैं। और d पॉइंट से जो कि x और y डोमेन में है, और इनपुट हमारे पास x2 d है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे
अच्छा, जो आपको पता है कि एरर फंक्शन हमारे पास स्क्वेयर्ड एरर फंक्शन है, और जो उसका डेरिवेटिव अगर हम इक्वल टू 0 करें तो आपके पास मिनिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव लेके किसी स्पेसिफिक वेट के, अगर उसको हम 0 के इक्वल करें तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट वेट आ जाती है। ये आई गेस हम पहले कर चुके हैं, तो ये क्लियर होगा आपको। तो इससे मिनिमम जो वैल्यू वो आ रही है फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस्ट फंक्शन एट दैट वेट, जिससे हम हमारे पास जो वेट मतलब हमारा जो मेन मकसद है वो क्या करना है, हमने जो एरर आ रही है उसको मिनिमाइज करना है। अगर हम एरर को 0 करें तो किस वेट पे वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एरर फंक्शन 0 आ रहा है, वो किस वेट पे आ रहा है, वो वेट हमें जब हम उसको इक्वल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारे पास वेट्स आ जाती है, और डिपेंडिंग अपॉन दी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट वेट। तो अगर हम हमारे पास जो जनरलाइज इक्वेशन है, आपको पहले हमने इस इक्वेशन को डिराइव की है, अगर आपको याद हो, ये आप लोगों ने क्लास में भी की थी। तो लेकिन उधर कंडीशन ये थी कि इधर एक्स आई आ रहा था, तो चूंकि आपने इसको जनरलाइज कर दिया तो एक्स की जगह आपने वो फंक्शन लिख लिया। ये डेरिवेशन हमने आपके जो है वो सेंड भी कर दिया था उन्होंने, उस्मान ने। तो ये सेम वही डेरिवेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस फंक्शन को इस फंक्शन में पुट करें, इन एच के की वैल्यू आप जो है वो जस्ट 2 और 3 लिखें, और इसको आप वो करें पार्शियल डेरिवेटिव इसका ले लें, तो आपके पास ये फंक्शन जनरलाइज फॉर्म बन जाए। कोई कंफ्यूज? जी, तो वो लेकिन जब आप पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हो तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट बन जाती हैं, जस्ट आपके पास एक वेट की वैल्यू आ जाती है। पार्शियल डेरिवेटिव का मकसद ये है कि आपने बाकी चीजों को रिमूव करना है। ये आप लोग कर लें, मेरे ख्याल में ये हो जाएगा। आप लोग सारे बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं, इसमें क्या कंफ्यूजन है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है इस हाँ? आ गई आपको? जी, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है? जी बताएं, इनपुट दे अपना। क्लियर है आपको? अच्छा, आप लोगों को? तनवीर आपको? आपको? अच्छा, चले फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन आपने पिछले स्लाइड में हमने, आप लोग मैंने कहा था रिवाइज कर ले, तो अगेन जो इक्वेशन है उसको आपने एक्स आया, एक्स का जो फॉर्मेट है उसको आपने एच ऑफ एक्स कर दिया, जितनी भी आपके पास एक्स थे उसको आपने रिप्लेस कर दिया टू दैट फंक्शन। एक्स के बजाय आपने क्या लिख दिया है, फंक्शन लिख दिया है। तो हम एक्चुअली अगर आप ए डब्ल्यू इज इक्वल टू बी वाली इक्वेशन में देखें और उसका फॉर्मेट देखें, तो आपके पास जो लास्ट इक्वेशन आ रही थी वो इनपुट्स और आउटपुट के फॉर्म में आ रही थी। अब हम ये करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास वो एक्स वाई का जो मैट्रिक्स बना था वो हमारे पास क्या बन जाए, एक फंक्शन के फॉर्म में बन जाए, लेकिन मैट्रिक्स हो, इनपुट वैल्यू की बजाय एक फंक्शन में आ जाए। हम सिर्फ यही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो इस इक्वेशन को जब आप एक्सटेंड करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, और इसको हम जनरली इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक हो गया? नेक्स्ट। अच्छा, जब आपके पास ये इक्वेशन आ गई तो अगर आप देखें तो इसमें वेट्स हैं और ये फंक्शन आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, वेट्स का एक वेक्टर मैट्रिक्स बना के उसे आउट कर लेते हैं, जिस तरह हमने पिछली दफा किया था। और हमारे पास जो फंक्शन है मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में, आप उसको एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं। सिमिलरली जो आपके पास y है वो y आपने सिंगल आउट कर दिया, एंड जो आपके पास फंक्शन है वो आपने एक साइड पे कर दिया। हम अब नेक्स्ट जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मेट में आ जाएगी। ये जो आपके पास वेक्टर मैट्रिक्स आ रहा है वो एक्चुअली एच ट्रांसपोज एच के बराबर है। ठीक हो गया? और जो आपके पास ये मैट्रिक्स है वो डब्ल्यू के बराबर हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। सिमिलरली जो ये वेक्टर है मैट्रिक्स है, हम उसको एच ट्रांसपोज कह लेते हैं, इन वाई हम वेक्टर वाई को कह लेते हैं।
और जो हमारे पास h का जो फंक्शन का जो वेक्टर है वो हमारे पास जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इससे ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस क्या कंसिडर करते हैं कि ये एक h वेक्टर है। कहाँ पे? ये तो आपने क्या करना है, आपने एक जैसे जो वेरिएबल है उसको आपने साइड पे करना है ताकि एक वेक्टर बन जाए। तो वेट्स आपने एक साइड पे कर लिया और एच फंक्शन एक साइड पे आपने कर लिया। अब एच फंक्शन जो साइड पे जब आपने कर लिया उसमें आपको H0 आया, H0 H0 H01 H0 के आ रहा है, H1 H0 H2 तो एक वेक्टर सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है। तो आप क्या करते हैं, H0 को आपने अलग कर दिया, H1 ये आपके पास एक H0 H1 HK, ये आपके पास H0 H1 HK एक वेक्टर बन रहा है। हर हर जो है वो उससे आपने एक क्या कर दिया, उसको वेक्टर को अलग कर दिया। जब आप इस तरह करेंगे, ये आपके पास H है, लेकिन जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, H0 of x H1 of x 1, तो इस तरह आता जाएगा। जब आप ये मल्टीप्लाई होगा, जब जब H ट्रांसपोज और H मल्टीप्लाई होगा तो उससे एग्जैक्टली ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आप जस्ट ट्राई कर लें, ठीक होगी। तो जो हमारे पास जनरल इक्वेशन आएगी वेट्स की वो इस फॉर्मेट में आएगी। अगर आप देखिए जो आपके फंक्शन का जो मैट्रिक्स है वो आपके पास वो एच के फॉर्म में आ गया। तो ये आपके पास वो था AWB इज इक्वल टू AW इज इक्वल टू बी। तो ये आपके पास एक इनवर्स है और ये आपके पास बी है, जो जनरल फॉर्मेट हमने बनाया था। तो ये इस फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन जो एच है वो आपके पास जो फंक्शंस आपका मैट्रिक्स है वो एक एच मैट्रिक्स में आ जाएगा, जो ईच एच फंक्शन है, ठीक है। और वाई की वैल्यू आप जस्ट वो जो आपका आउटपुट है। तो अगर आप इसको देखें तो अब आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यू अवेलेबल है और वाई की वैल्यू अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, आपने इधर आपने एक्स की वैल्यू डालनी है, इधर एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालनी है और इधर एक्स क्यूब की वैल्यू डालनी है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इससे पहले वाली इक्वेशन में, तो आपके पास इस तरह के वेट्स आ जाएंगे, सिंपल, ठीक हो गया। ऑर्डर 3 के आ जाएंगे आपके पास, ऑर्डर 3 के। ये आपके पास x है और ये आपके पास y है, लेकिन जो आपका फंक्शन है वो एक्चुअली क्या है, इस फॉर्मेट में है। तो h1 ऑफ x आपके x के इक्वल है h2 ऑफ x, एक्स स्क्वायर जब आप लेंगे तो उसमें आप पुट करेंगे, और h3 ऑफ x आप x का क्यूब लेंगे तो उसमें आपने पुट करना है। तो इस फंक्शन में आप इस फंक्शन में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास वेट्स की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। सिमिलरली पीरियोडिक जैसे सिमिलरली पीरियोडिक जो हमने डिस्कस कर लिया, आपने जो है ये एक्स और वाई की वैल्यू है, तो x की जगह h1 ऑफ x की जगह आपने x की वैल्यू पुट करनी है, h2 ऑफ x की जगह आपने साइन ऑफ ax लेना है। तो आपके पास जब आप उस मैट्रिसेस को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सिंपल इस तरह का इसके वेट्स आ जाएंगे और आपके पास ये मॉडल बन जाएगा। आपने वो फार्मूला डिराइव कर दिया है, जस्ट आपने उसमें वैल्यू पुट करनी है x की, तो आपके पास मॉडल बनता जाएगा। अब आप देखें ये सेम पॉइंट्स है, ये अगर आप डेटा को देखें ना तो ये सेम पॉइंट है, लेकिन आपने उसको डिग्री 3 से रिप्रेजेंट किया, फिर पीरियोडिक डेटा से आपने रिप्रेजेंट किया। देखिए मॉडल डेटा वही है, ये थर्ड ऑर्डर डेटा है और ये आपके पास ये थर्ड ऑर्डर आ रहा है।
तो थर्ड ऑर्डर से आपने रिप्रेजेंट किया, फिर आपने उसको पीरियोडिक या साइन फॉर्म के फॉर्मेट में लिख लिया। डेटा वही है आपके पास, लेकिन मॉडल जो आपके पास कॉम्प्लेक्स आते जाते हैं। एंड देन अगर आपके पास नॉन पैरामेट्रिक डेटा हो, ये फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई गाउसियन के फॉर्म में कोई फंक्शन आ रहा हो, गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन या गाउसियन आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसमें आपके पास एक्सपोनेंशियल होता है, देन आपके पास एक्स की वैल्यू होती है, आपने जो है वो मीन आपको चाहिए होता है, और आपको एक और पैरामीटर चाहिए होता है उसमें, डेल्टा, ये वाली वो चाहिए होती। तो अगर आपके पास इस तरह कोई फंक्शन हो, h1 ऑफ x, h2 ऑफ x, h3 ऑफ x, जो कि इसके बराबर हो, और आपके पास ये वैल्यू हो, तो आपके पास जो मॉडल बनेगा वो इस तरह का बनेगा आपके पास। ठीक हो गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम में हमारे पास जो अप्रोचेज है वो सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन जो हमने पहले किया था, सिंपल अप्रोच फॉर लीनियर रिग्रेशन। एंड देन हमारे पास और अप्रोचेस थे, ग्रेडियंट डिसेंट मेथड, आप लोगों ने असाइनमेंट भी किए इस पे। एंड देन एक और मेथड है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन अप्रोच, जो कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच होती है, वो हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, ये दोनों मेथड्स जो है वो इक्वल रिजल्ट देते हैं और इक्वली इम्पोर्टेंट है, वेल नोन है, यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग। मैक्सिमम लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड्स होती है। तो ये लीनियर रिग्रेशन हमने पहले पढ़ लिया, एंड देन एडिटिव लीनियर